सिंधु घाटी। सिंधु नदी हिमालय पर्वत से निकलकर पंजाब तथा सिंधु प्रदेश, अब पाकिस्तान में, से होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नदी के दोनों ओर के क्षेत्र को सिंधु घाटी कहते हैं। इस घाटी से एक अत्यंत विकसित सभ्यता का पता लगा है। इसे सर्वप्रथम 1921 में पश्चिमी पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से पुरानी थी, फिर भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाखंड के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इस बात का अभी ठीक निश्चय नहीं हो पाया है कि इस सभ्यता को जन्म देने वाले कौन लोग थे। इसलिए इस सभ्यता को किसी जाति विशेष की सभ्यता अथवा काल विशेष की सभ्यता न कहकर सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। कुछ विद्वान इसे प्रमुख नगरों हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ो के नाम पर हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई थी। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हडमा पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिले और मोहेंजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थित है। वर्तमान में ये दोनों नगर पाकिस्तान में हैं। भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हरियाणा, पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात तथा बिलोचिस्तान के हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग तक था। इसका प्रसार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बिलोचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ये संपूर्ण क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है और लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह क्षेत्र आज के पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, साथ ही प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। 3000 ईसा पूर्व एवं 2000 ईसा पूर्व में संसार का कोई भी अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। 46। सिंधु नदी का योगदान। सिंधु सभ्यता के नगरों की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से प्रकट होता है कि सिंधु नदी में हर साल बाढ़ आती थी। इस बाढ़ के साथ लाखों टन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बहकर आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी ढोती थी और इसे बाढ़ के मैदानों में छोड़ती थी। नील ने जिस प्रकार मिस्र का निर्माण किया और वहां के लोगों का भरण पोषण किया, उसी प्रकार सिंधु नदी ने सिंध क्षेत्र का निर्माण किया और वहां के लोगों का भरण पोषण किया। सरस्वती नदी का योगदान। इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहकर पुकारा है, जबकि इस सभ्यता के अब तक प्राप्त 1400 स्थलों में से अधिकांश स्थल सरस्वती नदी की घाटी में मिले हैं। इस सभ्यता की दो प्रमुख राजधानियों में से हड़प्पा रावी के किनारे तथा मोहेंजोदड़ो सिंधु के किनारे स्थित है। इस बात की भी पर्याप्त संभावना है कि इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में हुआ और बाद में इसका विस्तार सरस्वती नदी की घाटी में हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया था। इसके बाद डॉक्टर दयाराम साहनी ने 1821 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। उसके बाद 1822 में राखलदास बनर्जी की अध्यक्षता में इन दोनों स्थानों में खुदाइयां हुई। आगे इसी स्थान पर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई खुदाइयों में जो वस्तुएं मिली, उनके अध्ययन से भारत की एक ऐसी सभ्यता का पता लगा है जो ईसा से लगभग 4000 वर्ष पहले की है, अर्थात वैदिक कालीन सभ्यता से भी कहीं अधिक पुरानी। सिंधु नदी घाटी के प्रदेश में तथा कुछ अन्य स्थानों में भी खुदाइयां हुई हैं, जहां से वही वस्तुएं मिली हैं जो हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ो से मिली थीं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी के संपूर्ण प्रदेश की सभ्यता एक सी थी। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता।
हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विद्वानों की धारणा है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता वही आर्य थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, परंतु यह मत ठीक नहीं लगता क्योंकि सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में इतना बड़ा अंतर है कि एक ही जाति के लोग इन दोनों के निर्माता नहीं हो सकते। कुछ विद्वानों के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन जाति के थे। एक विद्वान के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माता वही असुर थे जिसका वर्णन वेदों में मिलता है। प्रो रामलखन बैनर्जी के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। चूंकि दक्षिण भारत के द्रविड़ों के मिट्टी और पत्थर तथा उनके आभूषण सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन तथा आभूषणों से मिलते जुलते हैं, अतः यह मत अधिक ठीक प्रतीत होता है, परंतु खुदाई में जो हड्डियां मिली हैं वे किसी एक जाति की नहीं होकर विभिन्न जातियों की हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु घाटी के निर्माता मिश्रित जाति के थे। यही मत सर्वाधिक ठीक लगता है। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है, इसका ठीक निश्चय नहीं हो पाया है। कुछ विद्वानों ने इसे ईसा से 5000 वर्ष पूर्व, कुछ ने 4000 वर्ष पूर्व, कुछ ने 3000 वर्ष पूर्व और कुछ ने केवल 2500 वर्ष पूर्व की बतलाया है, परंतु प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इस सभ्यता को ईसा से 3200 वर्ष पूर्व का सिद्ध किया गया है। डा राजकुमुद मुखर्जी ने इसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता बताते हुए लिखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का न तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध है और न वह उसकी ऋणी है। अब ये धारणा दृढ़ होती जा रही है कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है। डी.पी. अग्रवाल ने रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसका समय 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया है। हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर। हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर पाए गए हैं। 1. प्रारंभिक काल 3500 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। 2. मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व तथा 3. अवनति काल 2200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कांस्यकालीन सभ्यता। ये सभ्यता प्रधानतः कांस्यकालीन सभ्यता थी तथा उस काल के तृतीय चरण की सभ्यता है। इसका गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने पर इसमें कांस्य काल की चरमोन्नति दिखाई देती है। कांस्यकालीन सभ्यता कालक्रम के अनुसार ताम्रकालीन सभ्यता के बाद की तथा लौहकालीन सभ्यता के पूर्व की ठहरती है। समकालीन सभ्यताओं से संपर्क। हड़प्पा सभ्यता का तत्कालीन अन्य सभ्यताओं से घनिष्ठ संबंध रहा होगा। ये लोग पहिए वाली बैलगाड़ियों एवं जल नौकाओं का उपयोग करते थे। अरब सागर में तट के पास उनकी नौकाएं चलती थीं। बैलगाड़ियों के पहिए ठोस होते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग आधुनिक इक्के जैसे वाहन का भी उपयोग करते थे। इस कारण अन्य स्थानों के लिए इनका आवागमन एवं परिवहन पहले की सभ्यताओं की तुलना में अधिक सुगम था। हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ो की खुदाइयों में बहुत सी ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो सिंधु घाटी में नहीं होती थी। ये वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती होंगी और उन देशों से हड़प्पावासियों के व्यापारिक संबंध रहे होंगे। सोना, चांदी, खंबा आदि सिंधु प्रदेश में नहीं मिलता था। इन धातुओं को ये लोग अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त करते होंगे। हड़प्पावासी तांबा राजस्थान से, सीपी और शंख काठियावाड़ से तथा देवदारू की लकड़ी हिमालय पर्वत से प्राप्त करते होंगे। अनुमान है कि हड़प्पा संस्कृति के राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान की मानव बस्तियों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के दजला तथा फरात प्रदेश के नगरों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। सिंधु सभ्यता की कुछ मोहरें मेसोपोटामिया के नगरों से मिली है।
अनुमान होता है कि मेसोपोटामिया के नगर निवासियों द्वारा प्रयुक्त कुछ श्रृंगार साधनों को हड़प्पावासियों ने अपनाया था। लगभग 2350 ईसा पूर्व से आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलूह के साथ व्यापारिक संबंध होने के उल्लेख मिलते हैं। ये संभवतः सिंधु प्रदेश का प्राचीन नाम था। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। हड़प्पा संस्कृति के 1400 से भी अधिक स्थलों का उद्घाटन हो चुका है। इनमें से अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में थे। अब तक ज्ञात स्थलों में से केवल 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है। इन नगरों में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहेंजोदड़ो। इन दोनों स्थलों के बीच 483 किलोमीटर की दूरी है और सिंधु नदी इन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। तीसरा नगर सिंध प्रांत में चौहदड़ो है, जो मोहेंजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में है। चौथा नगर गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थान पर है। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर तथा छठा नगर हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली नामक स्थल पर है। कालीबंगा की तरह यहाँ भी 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता के दर्शन होते हैं। बिना पकी ईंटों के चबूतरों, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पा पूर्व युग के हैं। इन समस्त स्थलों पर उन्नत और समृद्ध हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। मोहनजोदड़ो के अवशेष। इस संस्कृति के उन्नत रूप के दर्शन होते हैं जहां नगर दुर्ग स्थित हैं। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजरी, कच्छ क्षेत्र में धौलावीरा नामक स्थलों पर इस संस्कृति की उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी तथा कुनाल एवं उत्तर प्रदेश में हंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में भी इस संस्कृति के दर्शन होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों का वर्णन। हड़प्पा। इस नगर के अवशेष रावी नदी के बाएं तट पर मोंटमोगरी जिले से 25 किलोमीटर दूर प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष 5 किलोमीटर के घेरे में उपलब्ध हुए हैं। यहाँ पर 2 प्रमुख टीले मिले हैं। पश्चिम में दुर्ग टीला तथा पूर्व में नगर टीला स्थित है। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। हड़प्पा के दुर्ग के बाहर 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया गया है, जहां पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त विशिष्ट अवशेषों में मृदभांड, तांबे और कांसे के उपकरण, पकाई हुई ईंटों की आकृतियां तथा अलग अलग आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से तांबे की बनी एक कगाड़ी मिली है। हड़प्पा में मोहेंजोदड़ो के विपरीत पुरुष मूर्तियां नारी मूर्तियों की तुलना में अधिक हैं। मोहेंजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द सिंधी भाषा के मोइंजोदड़ो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखाल्डस बनर्जी ने की थी। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ पर भी 2 टीले मिले हैं, दुर्ग टीला तथा नगर टीला। दुर्ग टीले में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक एवं भवन स्थित थे, जैसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भवन विशाल स्नानागार है। नगर भाग में योजनबद्ध विधि से बने हुए भवन मिलते हैं। यहाँ से कांसे की नग्न नृत्यांगना की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मोहेंजोदड़ो से प्राप्त नगर निर्माण योजना, भवन, मृदभांड, मोहरे तथा अन्य कलाकृतियां अत्यंत विकसित सभ्यता की सूचक हैं। कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित कालीबंगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा से प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिला है, जो और कहीं से प्राप्त नहीं किया जा सका है। कालीबंगा से लघुपाषाण उपकरण, माणिक एवं मनके,
6 विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक मृदभांड के टुकड़े पर लिखे लेख के चिन्हों से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यहाँ से बड़ी संख्या में मिट्टी से निर्मित एवं आग में पकाई हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। इन्हीं चूड़ियों के कारण इस स्थान के नाम में बंगा शब्द लगा हुआ है। टी लोथल लोथल सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। ये स्थल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद नगर से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का टीला 3.25 किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता के घरों की नींवें क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विशिष्ट मृदभांड, उपकरण, मोहरे, बाट तथा माप भी प्राप्त हुए हैं। लोथल के पूर्वी भाग में पकाई हुई ईंटों से बना हुआ एक निर्माण क्षेत्र है जिसका आधार 214 मीटर गुना 36 मीटर गुना 3.3 मीटर है। इसकी पहचान पुरातत्वविदों ने बंदरगाह के हिस्से, गोदी, अर्थात डॉकयार्ड के रूप में की है। नगर योजना। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहां संभवतः शासक वर्ग के सदस्य रहते थे। खुदाइयों से पता लगा है कि हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ो दोनों ही विशाल नगर थे। इन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के कच्ची ईंटों से बने घरों की दीवारें अनुसार किया गया था। नगरों की सड़कें उत्तर से दक्षिण को अथवा पूर्व से पश्चिम को एक दूसरे को सीधे समकोण पर काटती हुई जाती थीं। इस प्रकार इन सड़कों द्वारा नगर कई वर्गाकार अथवा आयताकार भागों में विभक्त हो जाता था। सड़कें बड़ी चौड़ी होती थीं। नगर की प्रमुख सड़कें 33 फीट तक चौड़ी पाई गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि सड़कों पर एक साथ कई गाड़ियां आ जा सकती थीं। बड़ी बड़ी सड़कों को मिलाने वाली गलियां भी काफी चौड़ी होती थीं। जो गलियां कम से कम चौड़ी होती थीं, उनकी भी चौड़ाई 4 फीट की पाई गई है। आश्चर्य की बात है कि ये सड़कें कच्ची हैं। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के भवनों वाला नगर बसा था, जहां सामान्य लोग रहते थे। नगरों के इन भवनों के बारे में विशिष्ट बात ये थी कि ये जाल की तरह बसाए गए थे। ये बात सिद्ध बस्तियों के समस्त स्थल हो अथवा छोटे भवन निर्माण ERSITY लागू होती है, चाहे वे बड़े। सड़कों के दोनों किनारों पर मकान होते थे जो पक्की ईंटों के बने होते थे। ईंटें लकड़ी से पकाई जाती थीं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का उपयोग होना एक अद्भुत बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में मुख्यतः धूप में सुखा गई ईंटों का उपयोग होता था। समकालीन मेसोपोटामिया में भी सीमित मात्रा में पकाई हुई ईंटों का उपयोग होता था, किंतु हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। अधिकांश भवन 2 मंजिलों के होते थे, परंतु दीवारों की मोटाई से पता लगता है कि 2 से भी अधिक मंजिलों के मकान बनते थे। नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थीं। अधिकांश सीढ़ियां संकीर्ण हैं, परंतु कुछ काफी चौड़ी तथा सुविधाजनक भी हैं। बड़े मकानों के दरवाजे बड़े तथा चौड़े होते थे। कुछ मकानों के दरवाजे तो इतने चौड़े थे कि उनमें रथ तथा बैलगाड़ियां भी आ जा सकती थीं। कमरों में दीवारों के साथ अलमारियां भी लगी होती थीं। हरियों तथा शंख की बनी कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कमरों में खूंटियां भी लगी होती थीं। भवन में खिड़कियों तथा दरवाजों का पूरा प्रबंध रहता था, जिससे हवा तथा प्रकाश की कमी न हो। दरवाजे तथा खिड़कियां भीतर की दीवारों में बने होते थे। जो दीवारें सार्वजनिक सड़कों की ओर होती थीं, उनमें दरवाजे तथा खिड़कियां नहीं होती थीं। घर के बीच में एक आंगन होता था जिसके एक कोने में रसोई घर बना होता था।
रसोई घर के चूल्हे ईंटों के बने होते थे। धान्य संग्रहण। मोहिंजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन यहाँ का धान्य कोठार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 धान्य कोठारों के लिए ईंटों के चबूतरे बनाए गए थे। प्रत्येक धान्य कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। ये नदी तट से चंद मीटरों की दूरी पर थे। इन 12 इकाइयों का समूचा तल क्षेत्र लगभग 838 वर्ग मीटर होता है। ये लगभग उतना ही क्षेत्र है जितना कि मोहेंजोदड़ो के विशाल धान्य कोठार का। हड़प्पा के धान्य कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। इनका उपयोग फसल दाबने के लिए होता होगा। इन चबूतरों के फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी बनाए गए थे, जो संभवतः मजदूरों के रहने के लिए थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिणी भाग में ईंटों के चबूतरे मिले हैं। इनका संबंध भी धान्य कोठारों से रहा होगा। अतः अनुमान होता है कि धान्य कोठार हड़प्पा संस्कृति के नगरों के महत्वपूर्ण अंग थे। कुओं का प्रबंध। घरों एवं मानव बस्तियों में सुगमता से जल प्राप्त करने के लिए सिंधु घाटी के लोगों ने कुओं का प्रबंध किया था। खुदाई में ऐसे कुएं मिले हैं जिनकी चौड़ाई 2 फीट से 7 फीट तक है। सार्वजनिक कुओं के साथ साथ लोग अपने घरों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कुएं बनवाते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं खुदे हुए थे। सार्वजनिक जलाशय तथा स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता, घर में स्थित कुआं। मोहेंजोदड़ो के दुर्ग की खुदाई में एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है। ईंटों के स्थापत्य का यह एक सुंदर नमूना है। ये स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ये पक्की ईंटों का बना हुआ है और इसकी दीवारें बड़ी मजबूत हैं। जलाशय के चारों ओर एक बारामदा है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है। जल कुंड के दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागार बने हुए हैं। इन स्नानागारों के ऊपर कमरे बने हुए थे जिनमें संभवतः पुजारी रहते थे। जलाशय के निकट एक कुआं भी मिला है। संभवतः इसी कुएं के पानी से जलाशय को भरा जाता था। जलाशय को भरने तथा खाली करने के लिए नल बने होते थे। जलाशय के दोनों सिरों पर स्नानागार की सतह तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। अनुमान है कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। आज भी भारत के धार्मिक कृत्यों में ऐसे स्नान का बड़ा महत्व है। जल निकास प्रणाली। मोहेंजोदड़ो की जल निकास प्रणाली बड़ी प्रभावशाली थी। घरों का पानी बाहर सड़कों तक आता था जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थीं। कम चौड़ी नालियां ईंटों से और अधिक चौड़ी नालियों पत्थर के टुकड़ों से ढंकी जाती थी। ईंटों को जोड़ने के लिए एक मिट्टी मिले चूने का प्रयोग किया जाता था। ऊपर की मंजिल का गंदा पानी नीचे लाने के लिए मिट्टी के पाइपों का प्रयोग किया जाता था। सड़कों की इन नालियों में नरमोखे, मेन होल भी बनाए गए थे। सड़कों और नालियों के अवशेष बनवाली में भी मिले हैं। यह निकास प्रणाली, भवनों में स्नानकक्षों और मोरियों की व्यवस्था अनोखी है। हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण है। सफाई व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की सफाई व्यवस्था बहुत प्रभावशाली थी। प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था। इन स्नानागारों में मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा रहता था। स्नानागारों का फर्श पक्की ईंटों का बना होता था और उसकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। बहुत से स्नानागारों के समीप शौचालय भी मिले हैं। संभवतः किसी भी दूसरी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था। नगर की सुरक्षा का प्रबंध।
हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने नगरों को शत्रुओं से सुरक्षित रहने के लिए नगर के चारों ओर खाई तथा दीवार का भी प्रबंध करते थे। ये चहारदीवारी संभवतः दुर्ग का भी काम देती थी। सामाजिक जीवन हड़प्पा सभ्यता सामाजिक तथा आर्थिक साम्य प्रधान सभ्यता थी। इस सभ्यता में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली होने के संकेत मिलते हैं। इस कारण इस सभ्यता में समानता का आभास मिलता है। इस सभ्यता के लोगों में बहुत बड़ा सामाजिक तथा धार्मिक वैषम्य नहीं होना अनुमानित किया जाता है। हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, अमरी, चंद्रदुरो तथा झुकरदरो आदि स्थानों में उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन से हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर विस्तार से प्रकाश पड़ता है। 1. नगर तथा व्यापार प्रधान सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नगरीय तथा व्यापार प्रधान सभ्यता थी जिसमें बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई थी और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया था। 2. समाज का संगठन मोहेंजोदड़ो के उत्खनन से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोगों का समाज 4 वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग विद्वानों का था जिसमें पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी आते थे। दूसरे वर्ग में योद्धा थे जिनका कर्तव्य समाज की रक्षा करना होता था। तीसरे वर्ग में व्यवसायी थे। ये लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे करते थे। चौथे वर्ग में घरेलू नौकर तथा मजदूर थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरुष मूर्ति 3. भोजन। खुदाई में गेहूं, जौ, चावल तथा खजूर आदि के बीज मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि यही वस्तुएं सिंधु घाटी के लोग खाते रहे होंगे। खुदाई में कुछ अधजली हड्डियां तथा छिलके भी मिले हैं जिनसे अनुमान होता है कि ये लोग मछली, मांस, अंडे आदि का प्रयोग करते थे। साथ ही फल, दूध तथा तरकारी का भी प्रयोग करते थे। 4. केश विन्यास। सिंधु घाटी के निवासी छोटी दाढ़ी तथा मूंछें रखते थे परंतु कुछ लोग मूंछें मुंडवाते भी थे। कुछ लोगों के बाल छोटे होते थे और कुछ लोगों के लंबे। जिन लोगों के बाल लंबे होते थे वे चोटी बांधते थे। ये लोग बालों में कंघी करते थे और पीछे की ओर फेरे रहते थे। 5. वेशभूषा। सिंधु घाटी के लोग ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उनके वस्त्र साधारण हुआ करते थे। खुदाई में एक पुरुष की मूर्ति मिली है जिसमें वह एक शॉल ओढ़े हुए है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी कांख के नीचे जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि इनके 2 मुख्य वस्त्र रहे होंगे, एक शरीर के नीचे के भाग को ढकने के लिए और दूसरा ऊपर के भाग के लिए। हड़प्पा की खुदाई में मिली सामग्री से अनुमान होता है कि स्त्रियां सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थीं जो सिर के पीछे की ओर पंखे की तरह उठा रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं होता था। 6. आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्री पुरुष दानों ही हार, भुजबंद, कंगन तथा अंगूठी पहनते थे। स्त्रियां करधनी, नथुनी, बाली तथा पायजेब पहनती थीं। धनी लोगों के आभूषण सोने, चांदी तथा जवाहरात के बने होते थे परंतु गरीबों के आभूषण तांबे, हड्डी तथा पकी हुई मिट्टी से बनते थे। पीतल के दर्पण तथा हाथी दांत की कंघियां भी खुदाई में मिली हैं। ओष्ठ पर लगाने के लिए लेपन पदार्थ भी होता था। 7. आमोद प्रमोद के साधन। इन लोगों के आमोद प्रमोद का प्रधान साधन शिकार था। ये लोग धनुष बाण से जंगली बकरों तथा हिरणों का शिकार करते थे। चिड़ियों को पाला तथा उड़ाया जाता था। बच्चे मिट्टी की वस्तुएं बनाकर खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता में शतरंज तथा जुआ भी खेला जाता था। मुर्गों तथा बैलों को लड़ाया जाता था। इन लोगों को नाचने गाने का भी शौक था। 8.
खिलौने। हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ो की खुदाइयों में विभिन्न प्रकार के खिलौने मिले हैं। बच्चों को मिट्टी की छोटी छोटी गाड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। मनुष्य तथा पशुओं के आकार के विभिन्न प्रकार के खिलौने बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते थे। चिड़ियों के भी खिलौने होते थे। बच्चों के हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त खिलौना। बजाने के लिए भोंपू भी बनाए जाते थे। 9 यातायात के साधन। सिंधु घाटी के लोग कच्ची सड़कें बनाते थे। खुदाइयों से पता लगता है कि बैलगाड़ी मुख्य सवारी होती थी। हड़प्पा में एक तांबे का वाहन मिला है जो इक्के के आकार का है। नौकाएं भी यातायात एवं परिवहन का साधन थीं। 10 स्त्रियों की दशा। हड़प्पा सभ्यता का मानव मात्र देवी की पूजा करता था। इससे अनुमान होता है कि हड़प्पा समाज में स्त्रियां बड़े आदर की दृष्टि से देखी जाती थीं और माता के रूप में स्त्री का ऊंचा स्थान था। शिशु पालन तथा घर का प्रबंध करना स्त्री का प्रधान कार्य होता था। इस युग में संभवतः पर्दे की प्रथा नहीं थी। धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग 12 मिसवासियों की तरह मातृसत्तात्मक थे या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 11 औषधि। रोगों से मुक्ति पाने के लिए सिंधुवासी विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते थे। आंख, कान आदि के रोगों में वे लोग मछली की हड्डियों का प्रयोग करते थे। हिरन के सींग, मूंगा तथा नीम की पत्ती का भी औषधि के रूप में प्रयोग था। 12 शव विसर्जन। मोहेंजोदड़ो की खुदाई से सर जॉन मार्शल ने शव विसर्जन की 3 विधियों का पता लगाया। पहली विधि के अनुसार संपूर्ण मृतक शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरी विधि के अनुसार पशु पक्षियों के खा लेने के उपरांत जो हाड़ मांस बचता था वह जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरी विधि यह थी कि मृत्यु के उपरांत मृतक शरीर को जला दिया जाता था। प्रायः तीसरी ही विधि का अनुसरण किया जाता था। आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी में वर्तमान में लगभग 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसलिए ये प्रदेश अधिक उपजाऊ नहीं है, किंतु सिंधु सभ्यता के उत्खनन स्थलों को देखने से अनुमान होता है कि उस काल में ये प्रदेश अधिक उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर का एक समकालीन इतिहासकार जानकारी देता है कि सिंध क्षेत्र उपजाऊ प्रदेश था। इससे भी पहले के काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति अधिक थी और इस कारण यहाँ वर्षा भी अधिक होती थी। इस कारण पूरे प्रदेश में घने जंगल थे जिनसे व्यापक स्तर पर जलाओ लकड़ी प्राप्त की जाती थी। इस लकड़ी का उपयोग ईंटें पकाने, कृषि उपकरण बनाने, युद्ध के औजार बनाने तथा भवन बनाने में होता था। हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ो जैसे विशाल तथा वैभवपूर्ण नगर जिस संस्कृति में विद्यमान थे वह निश्चय ही बड़ा संपन्न रहा होगा। चूंकि यह सभ्यता कृषि प्रधान न थी, इसलिए यहाँ के निवासियों का आर्थिक जीवन प्रमुखतः व्यापार तथा उद्योग धंधों पर आधारित था। व्यापार तथा उद्योग उन्नत दशा में था। सिंधु वासियों का आर्थिक जीवन औद्योगिक विशिष्टीकरण तथा स्थानीकरण पर आधारित था। उनमें श्रम विभाजन तथा संगठन की कल्पना की भी जा सकती है। एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग एक ही क्षेत्र में निवास करते थे। यदि इस सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित व्यवसाय तथा उद्योग धंधे होते थे। 1 कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु नदी में बाढ़ के उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ के मैदानों में गेहूं और जी के बीज बो देते थे और आगामी बाढ़ आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जी की फसल काट लेते थे। इस क्षेत्र से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था के जिन कैंडों की खोज हुई है उनसे पता चलता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे।
हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं चलता। फसल काटने के लिए पत्थर हंसियों का उपयोग होता होगा। गबरबंदों अथवा नालों को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने को बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रथा रही है, परंतु अनुमान होता है कि सिंधु सभ्यता में नहरों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति के गांव, जो प्रायः बाढ़ के मैदानों के समीप बसे होते थे, न केवल अपनी आवश्यकता के लिए अपितु नगरों में रहने वाले कारीगरों, व्यापारियों और दूसरे नागरिकों के लिए भी पर्याप्त अनाज पैदा करते थे। सात सिंधु सभ्यता के किसान गेहूं, जौ, राई, मटर आदि पैदा करते थे। वे दो किस्मों का गेहूं और जी उगाते थे। बनवाली से बढ़िया किस्म का जो मिला है वे तिल और सरसों भी पैदा करते थे। हड़प्पा कालीन लोथल के लोग 1800 ईपू में भी चावल का उपयोग करते थे। लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा और संभवतः कालीबंगा में भी विशाल धान्य कोठारों में अनाज जमा किया जाता था। किसानों से संभवतः करों के रूप में यह अनाज प्राप्त किया जाता था और पारिश्रमिक के रूप में धान्य कोठारों से इसका वितरण होता था। ये बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के सादृश्य के आधार पर कह सकते हैं, जहां पारिश्रमिक का भुगतान जौ के रूप में होता था। सिंधु सभ्यता के लोग पैदा करने वाले सबसे पुराने लोगों में से थे, इसीलिए यूनानियों ने कपास को सिंडोनम दिया, जिसकी व्युत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है। 2. शिकार। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी थे। वे मांस, मछली तथा अंडे आदि का प्रयोग करते थे। मांस प्राप्त करने के लिए वे पशुओं का शिकार करते थे। पशुओं के बाल, खाल तथा हड्डी से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुद्रा। 3. पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोग खेती करने के साथ साथ बड़ी संख्या में पशु पालते थे। खुदाई से प्राप्त मोहरों पर पशुओं के चित्र मिले हैं। उनसे ज्ञात होता है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता और सुअर उनके पालतू पशु थे। सिंधुवास को बड़े कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पसंद था। आरंभ से ही कुत्ते दुलारे पशु थे। बिल्लियों को भी पालतू बना लिया गया था। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। बैलों और गधों का उपयोग भार वहन के लिए होता था। आश्चर्य की बात है कि खुदाई में ऊंट की हड्डियां नहीं मिली है। घोड़े के अस्तित्व के बारे में भी केवल 3 प्रमाण मिले हैं। मोहेंजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से और लोथल से एक संदिग्ध लघु मूर्ति मिली है, जिसे घोड़े की मूर्ति कहा जा सकता है। घोड़े के अवशेष जी 2000 ईसा पूर्व के आपस के हैं। गुजरात के मुस्कोटा नामक स्थान से मिले हैं। अनुमान होता है कि हड़प्पा काल में ऊंट तथा घोड़े का उपयोग आमतौर पर नहीं होता था। हड़प्पा संस्कृति के लोग हाथी तथा गैंडे से भली भांति परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर सभ्यता के नगरों के लोग भी प्रायः सिंधु प्रदेश जैसे ही अनाज पैदा करते थे और उनके पालतू पशु भी प्रायः वही थे जो हड़प्पा संस्कृति वालों के थे। परंतु गुजरात में बसे हुए हड़प्पा संस्कृति के लोग चावल पैदा करते थे और पालतू हाथी भी रखते थे। मेसोपोटामिया के नगरवासियों के लिए ये दोनों बातें संभव नहीं थी। 4. शिल्प तथा व्यवसाय। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता का मानव कुशल शिल्पी तथा व्यवसाय था। हड़प्पावासी पत्थर के अनेक प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। वे कांस्य के निर्माण और उपयोग से भी भली भांति परिचित थे। धातुकर्मी तांबे के साथ टिन। हड़प्पा सभ्यता शवाधान से प्राप्त बर्तन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। चूंकि हड़प्पावासियों के लिए ये दोनों धातुएं सुलभ नहीं थीं, इसलिए हड़प्पा में कांस्य वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। खनिजों के मिश्रणों से पता चलता है कि तांबा राजस्थान में खेतड़ी की खानों से प्राप्त किया जाता था। यद्यपि यह बलूचिस्तान से भी मंगाया जा सकता था।
टिन बड़ी कठिनाई से संभवतः अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। टिन की कुछ पुरानी खदानें बिहार के हजारीबाग में पाई गई हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों से कांसे के जो औजार और हथियार मिले हैं, उनमें टिन का अनुपात कम है। फिर भी इस सभ्यता से बहुत सारी कांस्य वस्तुएं मिली हैं, जिनसे स्पष्ट है कि हड़प्पा समाज के कारीगरों में कसेरों का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने मूर्तियां और बर्तन ही नहीं, विविध प्रकार के औजार और कुल्हाड़ियां, आरियां, छुरे और भाले जैसे हथियार भी बनाए। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में दूसरे कई शिल्पों का विकास हुआ। मोहिंजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़े के छापे देखने को मिले हैं। कताई के लिए तकलियों का उपयोग होता था। बुनकर सूती और ऊनी कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल इमारतों से ज्ञात होता है कि राजगिरी एक महत्वपूर्ण कौशल था। इनसे राजगीरों के एक वर्ग के अस्तित्व की भी सूचना मिलती है। हड़प्पा संस्कृति के लोग नौकाएं बनाना जानते थे। मोहरें और मृणमूर्तियां बनाना महत्वपूर्ण शिल्प व्यवसाय थे। सुनार, चांदी, सोना और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाते थे। चांदी और सोना अफगानिस्तान से आता होगा और कीमती पत्थर दक्षिणी भारत से। हड़प्पा संस्कृति के कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब उपयोग होता था। उनके मिट्टी के बर्तनों की अपनी विशेषता थी। बर्तनों को चिकना और चमकीला बनाया जाता था। उन पर चित्रकारी की जाती थी। हाथी दांत की भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। 5. व्यापार हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ो की खुदाइयों में बहुत सी ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो सिंधु घाटी में नहीं होती थीं। अतः यह अनुमान लगाया गया है कि ये वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती थीं और इन लोगों का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था। सोना, चांदी, तांबा आदि सिंधु प्रदेश में नहीं, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुद्रा मिलता था। इन धातुओं को ये लोग अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त करते थे। यहाँ के निवासी संभवतः तांबा राजपूताना से, सीपी, शंख आदि काठियावाड़ से और देवदारू की लकड़ी हिमालय पर्वत से प्राप्त करते थे। हड़प्पा संस्कृति का मानव धातु की मुद्राओं का उपयोग नहीं करता था। बहुत संभव है कि व्यापार वस्तु विनिमय से चलता था। निर्मित वस्तुओं और संभवतः अनाज के बदले में वह पड़ोसी प्रदेशों से धातुएं प्राप्त करता था और उन्हें नौकाओं तथा बैलगाड़ियों से ढोकर लाता था। अरब सागर में तट के पास उनकी नौकाएं चलती थीं। वह पहिए का उपयोग जानता था। बैलगाड़ियों के पहिए ठोस होते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग आधुनिक इक्के जैसे वाहन का उपयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के दजला तथा फरात प्रदेश के नगरों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। सिंधु सभ्यता की कुछ मोहरें मेसोपोटामिया के नगरों से मिली हैं। अनुमान होता है कि मेसोपोटामिया के नगर निवासियों द्वारा प्रयुक्त कुछ श्रृंगार साधनों को हड़प्पा वासियों ने अपनाया था। लगभग 2350 ईसा पूर्व से आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलूह के साथ व्यापारिक संबंध होने के उल्लेख मिलते हैं। ये संभवतः सिंधु प्रदेश का प्राचीन नाम था। 6. नाप तथा तौल खुदाई में बाट बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। कुछ बाट तो इतने बड़े हैं कि वे रस्सी से उठाए जाते रहे होंगे और कुछ इतने छोटे हैं कि उनका प्रयोग जौहरी करते होंगे। अधिकांश बाट घनाकार हुआ करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लंबाई नापने के लिए फुट होता था, क्योंकि मोहिंजोदड़ो की खुदाई में सीपी का बना हुआ 1 फुट के बराबर माप का टुकड़ा मिला है। हड़प्पा में कांसे की बनी एक शलाका मिली है जिस पर छोटे छोटे भाग अंकित हैं। ये भी फुट ही प्रतीत होता है। तौलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था।
धार्मिक जीवन। खुदाई में जो मोहरे, ताम्रपत्र तथा पत्थर, मिट्टी एवं धातु की मूर्तियां मिली हैं, उनसे सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक जीवन की काफी जानकारी हो जाती है। इन साक्ष्यों से इन लोगों के धार्मिक जीवन पर निम्नलिखित प्रकाश पड़ता है। 1. द्विदेववाद। सिंधु घाटी के लोग दो परम शक्तियों में विश्वास करते थे। एक शक्ति परम पुरुष की थी और दूसरी मां नारी की। यही दोनों एक शक्तियां सृष्टि की रचना तथा उनका पालन करती थीं। इस प्रकार हिंदू धर्म के पार्वती परमेश्वर का दर्शन हमें सिंधु घाटी में होता है। हड़प्पा सभ्यता का आराध्य देवता। 2. शिव की उपासना। हड़प्पा में एक ऐसी मोहर मिली है जिनमें एक ऐसे देवता की मूर्ति अंकित है जिसके 3 मुख और बड़े बड़े सांग है। यह मूर्ति एक सिंहासन पर स्थित है और योग मुद्रा में लीन है। देवता का एक पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ है। ये देवता एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडे से घिरा हुआ है और इसके सिंहासन के नीचे एक भैंस है। पैरों के नीचे 2 हरिण हैं। इस मुहर को देखने से हमारे मस्तिष्क में पशुपति महादेव का परंपरागत चित्र उभरता है। देवता को घेरे हुए पशु पृथ्वी की 4 दिशाओं की ओर देख रहे हैं। ये पशु उस देवता के वाहन रहे होंगे, क्योंकि बाद के हिंदू धर्म में प्रत्येक देवता का एक विशिष्ट वाहन कल्पित किया गया है। सर जॉन मार्शल के विचार में ये शिव की मूर्ति है। 3. महादेवी की उपासना। हड़प्पा की खुदाई में ऐसी मोहरे तथा लघु मृण मूर्तियां मिली है जिसमें खड़ी हुई नारी का चित्र अंकित है। सर जॉन मार्शल के विचार में यह महादेवी का चित्र है जिसकी उपासना हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। यही महादेवी आगे चलकर शक्ति हो गई जिसकी पूजा आज भी हिंदू लोग करते हैं। 4. प्रजनन शक्ति की उपासना। सिंधु घाटी के लोग प्रजनन शक्ति की पूजा किया करते थे। खुदाई में पत्थर के ऐसे टुकड़े मिले हैं जो योनि तथा शिशन प्रतीत होते हैं। संभवतः इनकी पूजा होती थी। कालांतर में लिंग पूजा शिव पूजा का अटूट अंग बन गई। ऋग्वेद में ऐसे आर्येतर लोगों के विषय में सूचना मिलती है जो लिंग पूजक शिशनदेवा थे। हड़प्पा युग में आरंभ हुई यह लिंग पूजा हिंदू समाज में एक सामान्य पूजा विधि हो गई। विद्वानों की धारणा है सिंधु घाटी के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। 5. धरती की पूजा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। पौधों की उत्पत्ति एवं विकास से इसका गहरा संबंध समझा जाता होगा। अनुमान होता है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी समझकर उसकी पूजा करते थे, जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। 6. सूर्य, अग्नि तथा जल की पूजा। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों की भी पूजा किया करते थे। ये लोग सूर्य तथा अग्नि की पूजा किया करते थे। इन लोगों में जल पूजा भी प्रचलित थी। 7. वृक्ष पूजा। ये लोग कुछ वृक्षों को भी पवित्र मानते थे तथा उनकी पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल की टहनियों के बीच में किसी देवता की प्रतिमा उकेरी गई है। पीपल तथा तुलसी की पूजा आज भी हिंदुओं में प्रचलित है। 8. पशु पूजा। हनख्या सभ्यता के स्थलों की खुदाई में पशु मूर्तियां भी मिली हैं। अनेक पशुओं को मोहरों पर अंकित किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख है डिल्ले वाला या कुबड़ वाला सांड। आज भी ऐसा कोई सांड जब बाजार की सड़कों से गुजरता है तो श्रद्धालु भारतीय उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सिंधु मुहर पर अंकित पशुपति महादेव को घेरे हुए पशुओं की भी पूजा होती होगी। हिंदू धर्म में आज भी गाय को पवित्र एवं पूज्य माना जाता है। 9. मंदिरों का अभाव। हड़प्पा सभ्यता का मानव वृक्ष, पशु और मानव रूप।
में देवताओं की पूजा करता था, परंतु वह देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाता था। जबकि हड़प्पा की समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में मंदिर बनाए जाते थे। 10. भूत प्रेत में विश्वास। सैंधव स्थलों से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। हड़प्पावासी संभवतः भूत प्रेत में विश्वास रखते थे और इनसे भय खाते थे, इसलिए रक्षात्मक ताबीज पहनते थे। अथर्ववेद में, जिसे आर्येत्रों की कृति समझा जाता है, अनेक तंत्र मंत्र दिए गए हैं, और इसमें रोगों और भूत प्रेतों के निवारण के लिए ताबीज धारण करने का भी सुझाव दिया गया है। 11. धार्मिक विश्वासों की जानकारी का अभाव। यद्यपि मोहरों, मूर्तियों और लिंगों के आधार पर हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में कई महत्वपूर्ण अनुमान लगा लिए गए हैं, तथापि जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। 12. हिंदू धर्म पर प्रभाव। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान हिंदू धर्म पर हड़प्पा वासियों का काफी प्रभाव है। उनके द्वारा अपनाई गई बहुत सी परंपराएं आज भी प्रचलन में हैं तथा उस काल के देवताओं का पूजन आज भी हो रहा है। कलाओं का विकास। सिंधु घाटी के लोगों ने विभिन्न प्रकार की कलाओं में भी बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली थी। जिन कलाओं का इन लोगों ने विकास किया, वे निम्नलिखित थी। 1. लेखन कला। यद्यपि इस कला का कोई लिखित पत्र, पत्थर अथवा मिट्टी का बर्तन नहीं मिला है, परंतु लगभग 550 ऐसी मुहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। माना जाता है कि प्राचीन मेसोपोटामिया वासियों की तरह हड़प्पा वासियों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। लिपि। यद्यपि 1853 ईस्वी में ही प्राचीन सिंधु लिपि के नमूने देखने को मिले थे और 1923 ईस्वी में इस लिपि के बारे में पूरी हड़प्पा से प्राप्त नारी प्रतिमा जानकारी मिल चुकी थी, फिर भी अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में कुल 250 से 400 लिपि संकेत पहचाने गए हैं। प्रत्येक चित्र संकेत किसी ध्वनि, वस्तु अथवा विचार का द्योतक है। सिंधु लिपि वर्णमालात्मक नहीं, अपितु भावचित्रात्मक है। भाषा। कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु लिपि में प्राकृत भाषा छिपी है। अन्य विद्वानों का मत है कि इसमें संस्कृत भाषा है और कुछ विद्वानों का मत है कि इन लेखों की भाषा सुमेरी है। ये समस्त प्रयास अधूरे सिद्ध हुए हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र आदि पश्चिम एशियाई सभ्यताओं की समकालीन लिपियों के साथ सिंधु लिपि का मेल बिठाने के भी प्रयत्न हुए, किंतु उसमें भी सफलता नहीं मिली। इससे सिद्ध होता है कि यह सिंधु प्रदेश की अपनी लिपि है जिसका स्वतंत्र रूप से विकास हुआ था। लंबे लेखों का अभाव। मिस्र अथवा मेसोपोटामिया में लंबे अभिलेख मिले हैं, किंतु हड़प्पा सभ्यता से लंबे अभिलेख नहीं मिले हैं। अधिकांश अभिलेख मुहरों पर उत्कीर्ण हैं और प्रत्येक लेख में चंद लिपि संकेत हैं। अनुमान लगाया जाता है कि धनी लोग अपनी निजी संपत्ति पर पहचान के लिए इन मुहरों के छापे लगाते होंगे। चूंकि अभी तक सिंधु लिपि को पढ़ पाने में सफलता नहीं मिली है, इसलिए हड़प्पा संस्कृति के साहित्य और उनके विचारों एवं विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2. नृत्य तथा संगीत कला। सिंधु घाटी के लोग नाचने गाने में बड़े कुशल थे। खुदाई में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी का शरीर नग्न है, परंतु उस पर बहुत से आभूषण बनाए गए हैं। इस मूर्ति के सिर के बालों को बड़ी उत्तमता से संवारा गया है। खुदाई में जो छोटे छोटे बाजे मिले हैं, उनसे भी यह ज्ञात होता है कि इस संस्कृति के लोग संगीत कला में रुचि रखते थे। तबले तथा ढोल के भी चिन्ह कुछ स्थानों में मिले हैं। 3. चित्रकारी। सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में बड़े कुशल थे। मुहरों की सबसे अच्छी चित्रकारी सांड तथा भैंसों की है।
सांडों के चित्र अत्यंत सजीव तथा सुंदर हैं। 4. मूर्ति निर्माण कला। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियां बनाने में बड़े सिद्धहस्त थे। मूर्तियां मुलायम पत्थर तथा चट्टानों को काटकर बनाई जाती थीं। इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि इनके गालों की हड्डियां स्पष्ट रहती हैं। इनकी गर्दन छोटी, मोटी तथा मजबूत होती है और आंखें पतली तथा तिरछी होती हैं। 5. पात्र निर्माण कला। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में निपुण थे। ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे और बड़े सादे होते थे। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने भी बनाए जाते थे। 6. कताई तथा रंगाई कला। अनेक स्थलों को खुदाई में टेकुए तथा टेकुओं की मेखलाएं मिली हैं, जिससे स्पष्ट है कि सिंधु घाटी के लोग सूत तथा ऊन काटने की कला में प्रवीण थे। वे कपड़ों की रंगाई में बड़े कुशल होते थे। र निर्माण कला। अनेक स्थलों की खुदाई में बहुत सी मोहरें मिली हैं। 7. मोहर एक। ये मोहरें भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, हाथीदांत तथा मिट्टी की बनी होती थीं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार हैं जिन पर पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख लिखे हुए हैं। 8. ताम्रपत्र निर्माण कला। अनेक स्थलों की खुदाई में बहुत से ताम्रपत्र मिले हैं। ये ताम्रपत्र वर्गाकार एवं आयताकार हैं। इनमें एक ओर मनुष्य अथवा पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख लिखे हैं। 9. धातु कला। सिंधुवासी विभिन्न प्रकार की धातुओं से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने में बड़े कुशल थे। मूल्यवान रत्नों को काट छांट कर ये लोग आभूषण बनाते थे। सोने, चांदी, तांबे आदि के भी आभूषण बनाए जाते थे। शंख तथा सीप से भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं। लोहा बाकी सब है। राजनीतिक जीवन। खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं उनसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के राजनीतिक जीवन पर बहुत कम प्रकाश पड़ा है, परंतु उनके राजनीतिक संगठन का अनुमान लगाना असंभव नहीं है। 1. व्यापक राजनीतिक संगठन। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंध, पंजाब, पूर्वी बेलोचिस्तान तथा काठियावाड़ तक विस्तृत सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में एक संगठन, एक व्यवस्था तथा एक ही प्रकार का शासन था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार की नाप तथा तौल प्रचलित थी, एक ही प्रकार के भवनों का निर्माण होता था, एक ही प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी तथा एक ही प्रकार की लिपि का प्रचार था। 2 राजधानियां। इस विशाल सिंधु साम्राज्य की संभवतः 2 राजधानियां थी, एक हड़प्पा में और दूसरी मोहेंजोदड़ो में। इन्हीं दोनों केंद्रों से उत्तर तथा दक्षिण का शासन चलता था। हड़प्पा उत्तरी साम्राज्य की और मोहेंजोदड़ो दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी थी। 3. शांति प्रधान सभ्यता। खुदाई में कवच, शिरस्त्राण, ढाल, तलवार आदि के स्थान पर अधिकतर भाला, कुल्हाड़ी, धनुष बाण आदि मिले हैं जो उनकी सामरिक प्रवृत्ति के द्योतक न होकर उनके आखेटिय जीवन की ओर संकेत करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह सभ्यता शांति प्रधान सभ्यता थी और यहाँ के निवासी शांति का जीवन व्यतीत करते थे। उपर्युक्त शस्त्रास्त्रों का प्रयोग संभवतः वे केवल आखेट तथा आत्मरक्षा के लिए करते थे। 4. लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। खुदाई में विशाल सभा भवनों तथा स्नानागारों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि इस सभ्यता में राजाओं तथा उनके राजप्रसादों का कोई अस्तित्व न था। सिंधु सभ्यता की प्राप्त सामग्रियां उनके सामूहिक जीवन की द्योतक हैं। इस प्रकार यह सभ्यता लोकतंत्रात्मक भावना को प्रकट करती है, किंतु लोकतंत्रात्मक होने पर भी यह सभ्यता सशक्त केंद्रीयभूत शासन की द्योतक है, जो 2 प्रधान केंद्रों में विभक्त थी। उत्तरी क्षेत्र का शासन हड़प्पा से तथा दक्षिणी क्षेत्र का शासन मोहेंजोदड़ो से संचालित होता था। सिंधु सभ्यता का विनाश।
विद्वानों की धारणा है कि ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का विनाश हो गया। यद्यपि इस सभ्यता के विनाश के कारणों का निश्चित रूप से पता नहीं लगता है, परंतु विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने, अकाल पड़ जाने, भूकंप आ जाने, जलवायु के परिवर्तन होने, विदेशी आक्रमण होने अथवा राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली लकड़ी का मिट्टी की ईंटें पकाने और भवन बनाने में बड़े स्तर पर उपयोग होता था। लंबे समय तक कृषि का विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई और ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग होते रहने के कारण यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई होगी, जिससे बाढ़ एवं अकाल का खतरा लगातार बढ़ता चला गया होगा। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के विनाश के अलग अलग कारण बताए हैं। 1. जलप्लावन एवं भूकंप। मार्शल, एम.आर. साहनी तथा रेग्स आदि विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का विनाश जलप्लावन अथवा शक्तिशाली भूकंप के कारण हुआ होगा, किंतु यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जलप्लावन अथवा भूकंप से एक या कुछ नगर प्रभावित हो सकते हैं, न कि पंजाब से लेकर सिंध, गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश तक का विशाल क्षेत्र। 2. जलवायु परिवर्तन। आर.एल. स्टीन एवं अमलानंद घोष आदि विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। इस कारण को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मत को स्वीकार करने का अर्थ यह बात स्वीकार करना है कि जलवायु परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण सिंधु सभ्यता के पूरे क्षेत्र के मानव अपनी बस्तियों को खाली करके चले गए, जिससे दीर्घ काल के लिए यह क्षेत्र निर्जन हो गया। जबकि हम जानते हैं कि इसी क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में उस काल में आर्य बस्तियां अस्तित्व में थीं। 3. बाह्य आक्रमण। 1934 में गार्टन चाइल्ड्स ने एक संभावना व्यक्त की थी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों का आक्रमण उत्तरदायी है। इस मत को स्वीकार करने वाले विद्वान अपने मत के समर्थन में सैंधव नगरों के उत्खननों में विशाल संख्या में प्राप्त कंकालों का उल्लेख करते हैं, जिन पर कुछ पैने हथियारों द्वारा बने हुए घावों के निशान हैं। चूंकि हड़प्पा सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी, जहां से अधिक संख्या में हथियार नहीं मिले हैं, इसलिए ये संभावना व्यक्त की गई है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य पर किसी बड़ी शक्ति ने योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण किया होगा, जिसके कारण सैंधव लोगों को अपनी बस्तियां खाली करके अन्य स्थानों को जाना पड़ा होगा। इस मत को पुनर्तः स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी बाह्य शक्ति अथवा पड़ोसी के आक्रमण करने से इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट होनी संभव नहीं है, जिसका क्षेत्रफल आज के पश्चिमी यूरोप अथवा आज के पाकिस्तान से भी बड़ा हो। 4. सिंधु तथा सरस्वती द्वारा मार्ग परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के अब तक लगभग 1400 स्थल खोजे गए हैं। इनमें से अधिकांश स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। सरस्वती नदी ने विगत कुछ हजार वर्षों में कई बार अपना मार्ग बदला। सिंधु ने भी अपना मार्ग कई बार बदला है। इसलिए संभव है कि सिंधु तथा सरस्वती के मार्ग में बड़ा परिवर्तन आने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी बस्तियां खाली करके अन्य स्थानों को चले गए हों। यही कारण अधिक उचित लगता है। निष्कर्ष। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आज से लगभग 5 सहस्र वर्ष पूर्व सिंधु सरस्वती की घाटी में एक ऐसी समुन्नत सभ्यता अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित तथा फलान्वित हुई, जिसकी उत्कृष्टता का अवलोकन कर विश्व के देश आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता ने हिंदू धर्म को बहुत कुछ दिया, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2000 साल तक फली फूली, किंतु किसी कारण से काल के गर्त में समा गई। जब तक इस सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं लिया जाता, तब तक इस सभ्यता की बहुत सी बातों पर रहस्य का पर्दा पड़ा ही रहेगा। एक संभावना ये भी है कि चूंकि इस क्षेत्र से केवल बर्तनों एवं उपकरणों पर छोटे छोटे लेख ही प्राप्त हुए हैं,
इसलिए संभवतः सिंधु लिपि को पढ़ लिए जाने के बाद भी इस सभ्यता के बहुत से रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे। कम से कम इस रहस्य को खोल पाना अत्यंत दुष्कर होगा कि इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ।